और इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी विधायक ने कहा कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन आतंकवाद ही मुसलमान है। महेश त्रिवेदी ने कहा कि हिंदुओं को बांटा और काटा जा रहा है, अब न बंटने की जरूरत है, ना ही कटने की जरूरत है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन करते हुए महेश त्रिवेदी ने कई बड़ी बातें कह दी हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवाद की जब भी कहीं कोई घटना होती है तो उससे जुड़ा शख्स मुसलमान ही निकलता है। तो एक बड़ी बात वो कह रहे हैं, बड़ा कमेंट कर रहे हैं समुदाय विशेष पर। स्वतंत्र हुआ था तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने देश के लिए आहुतियां दी थी। उसके बाद उन लोगों ने अपना पाकिस्तान ले लिया। अब क्या कारण है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन ये निश्चित कह सकते हैं कि आतंकवाद ही मुसलमान है। कि जब देश स्वतंत्र। तो सुना आपने कि हम ये जरूर कह रहे हैं कि आतंकवाद ही मुसलमान है। बीजेपी विधायक है महेश त्रिवेदी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये बात कही है। कानपुर के सीसामऊ सीट पर बाय इलेक्शन होना है, उससे पहले बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी है और बीजेपी के विधायक ये बड़ी बात कह रहे हैं। कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने देश के लिए आहुतियां दी थी। उसके बाद उन लोगों ने अपना पाकिस्तान ले लिया। अब क्या कारण है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन ये निश्चित कह सकते हैं कि आतंकवाद ही मुसलमान है। तो सुना आपने, देश के बंटवारे का भी जिक्र कर रहे हैं बीजेपी विधायक। उन्होंने कहा कि जब आजादी मिली तो देश का बंटवारा कर दिया गया और इसके लिए मुसलमानों को एक तरह से जिम्मेदार ठहराते दिख रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही संघर्ष किया, दोनों ने ही अपनी कुर्बानी दी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ले लिया गया। और अब की स्थिति को लेकर वो कमेंट कर रहे हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आतंकवाद ही मुसलमान है, ये कह रहा हूं। अब इस बयान को किस तरह से विपक्ष के लोग लेते हैं, किस तरह से इस मसले को और गर्म किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर चुनावी जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए एक बार उन्होंने अपील की लोगों से कि हिंदुओं को अब ना बंटने की जरूरत है और ना ही कटने की जरूरत है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, बीजेपी विधायक के इस बयान को समाजवादी पार्टी कैसे ले रही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास काम गिनाने के लिए नहीं है। जब आपके पास कोई काम गिनाने को नहीं होता है तो आप समाज के अंदर में तोड़ने की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, ध्यान भटकाने की बात करते हैं। अगर आपके पास आपने काम गिना होता तो काम किया होता तो डंके की चोट पे आप काम गिना रहे होते ना जनता को कि हमने इतना रोजगार दिया, हमने ये डेवलपमेंट किया, कानून व्यवस्था की बात कर रहे होते। तो आप इन मुद्दों पे क्यों नहीं आ रहे हो भाई? जिस तरह से आप रोज अभी देखो यूपीपीसीएस का मुद्दा है कि एग्जाम 2 दिन का कर दिया गया। इस तरह के जो मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? अगर आपको लगता है वो मुद्दा सही है, आप उसको बताइए। आप बताइए आपने कितना रोजगार दिया, आप बताइए आपने कितनी महंगाई कम की है, आप बताइए आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने स्कूल्स आपने बनाए हैं, बताइए आपने किसानों की इनकम के बारे में क्या किया है। तो आपके पास बिल्कुल अनुराग जी, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पीडीए के जरिए लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है और हिंदुओं को बंटने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा था न बटेंगे न कटेंगे, उसी बयान को ही आगे बढ़ाते हुए दिख रहे। नहीं, पीडीए का मतलब होता है सामाजिक न्याय। जो समाज के अंदर में पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उन्हें हमें मुख्य धारा में शामिल करना है। तो क्या आप नहीं चाहते जो समाज में गरीब जो पीछे रह गया उसको मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए? क्या आप क्या नहीं चाहते कि समाज के अंदर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि समाज एक होना चाहिए? तो हम पीडीए की बात पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े और आदि आबादी की बात करते हैं।
आपको नहीं लगता कि महिलाओं को आगे आना चाहिए? आपको नहीं लगता महिला सम्मान होना चाहिए? क्या नहीं लगता कि दलितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए? तो सवाल, हम तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, ये नफरत की बात करने वाले नहीं, क्योंकि समाज को जोड़ना नहीं चाहते। हिंदुस्तान तो जब जुड़ेगा तभी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो यही बात वो भी तो कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर तोड़ने का आरोप भी लग रहा है। अनुराग जी, धन्यवाद इस वक्त बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा बयान यहाँ बीजेपी विधायक ने दिया है जो कि समाजवादी पार्टी से उठाएगी, मुद्दा बनाएगी। हालांकि यहाँ पर बीजेपी विधायक कह सकते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये संदेश देना था कि हिंदुओं को बांटकर ही उन्हें कमजोर किया जाता रहा है और अब बंटने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी विधायक का बड़ा बयान जिस पर सियासी बवाल मचना तय है। उन्होंने एक तरफ न बटेंगे न कटेंगे का नारा दिया, कहा कि अब बटने और कटने की जरूरत नहीं है, तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद का मतलब ही मुसलमान है। और ये बयान जाहिर सी बात है विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन जाएगा, विपक्ष से मुद्दा बनाएगा। बाई इलेक्शंस होने हैं और बाई इलेक्शन के दौरान खुलकर एक दूसरे पर अटैक हो रहा है और चुनाव प्रचार में जुटी हुई है राजनीतिक पार्टियां। 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन होना है, जिसमें वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड के गठन की मांग पर चर्चा की जाएगी। और इसी कार्यक्रम को लेकर तेलंगाना से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। टी राजा सिंह ने हिंदुओं से संगठित होने की अपील की है। दिल्ली में विराट सनातन धर्म संसद का एक आयोजन किया जा रहा है। तो मेरे सभी मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हर वो हिंदू को अपने धर्म के लिए सोचने और समझने की और संगठित होने की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, आप और हम सब चाहते हैं कि भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बने। भारत में जब वक्फ बोर्ड का निर्माण हो सकता है तो क्यों नहीं देश में सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? तो ये चर्चा हम सबको करना है। जब साधु संत देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग के लिए जब एक धर्म संसद का आयोजन कर सकते हैं, तो आपका और मेरा, हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि ऐसे साधु संतों के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए और हम इन सबका साथ दें। तो मेरे मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि जो धर्म संसद का जो कार्यक्रम आपके दिल्ली में 16 नवंबर के दिन दोपहर के 1 बजे जो होने वाला है, एक एक हिंदू कार्यकर्ता 100 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर आकर यहां विराट धर्म संसद को सफल बनाना है। भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में भव्य दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें रोते बिलखते श्रद्धालुओं की समस्याओं को पंडित शास्त्री ने सुना और उनकी पर्ची निकालकर समाधान भी दिया। इस दौरान कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज 18 से हो, अपना कैमरा चालू करवा लो। भीलवाड़ा में दिखा बाबा बागेश्वर का चमत्कार। 6 साल से तैयारी कर रही, जॉब चाहती हैं, शिक्षा मार्ग में निरोगी रहें, आशीर्वाद। दिव्य दरबार में समस्याओं का समाधान। संपत्ति के बंटवारा का कृपा हो जाएगी, निपट जाएगा, व संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। बहू बात मानेगी, घुटना व शरीर पीड़ा ठीक हो जाएगी। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। न्यूज 18 संवाददाता को बाबा ने मंच पर बुलाया। जो हम कर रहे हैं कि पिछड़े और बिछड़े लोगों को मंच पर ला रहे हैं, वही आज पत्रकार महोदयों ने किया। इनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। जिन दोनों में से किसी एक को आप भेज सकते हो। पर्ची निकालकर चमत्कार करते बाबा बागेश्वर को अक्सर देखा गया है, लेकिन इस बार न्यूज 18 संवाददाता राहुल कौशिक ने उनके चमत्कार को करीब से देखा। न्यूज 18 से हो, अपना कैमरा चालू करवा लो। अभी तक हम जिन्हें बुला रहे, हो सकता हमने उनका पता कर लिया हो। हमने अपने दरअसल भीलवाड़ा की छोटी हरणी में बाबा बागेश्वर धाम सरकार
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया है, जिसमें हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने पत्रकार दीर्घा से न्यूज 18 संवाददाता राहुल कौशिक को भीड़ में से मौजूद श्रद्धालु में से 3 अर्जियां लाने के लिए कहा। न्यूज 18 से अपना कैमरा चालू करवा लो। अभी तक हम जिन्हें बुला रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आज्ञा मिलने के बाद न्यूज 18 संवाददाता भीड़ से 3 लोगों को बाबा के मंच तक लेकर पहुंचे। हालांकि मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने तीनों श्रद्धालुओं से उनकी परेशानी पहले ही जान ली, ताकि चमत्कार की सच्चाई को पहचाना जा सके। बाबा का दरबार सजा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दिव्य दरबार लगा रहे हैं और देखिए कहीं ना कहीं जो चमत्कार है उसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। और 3 लोगों की अर्जी पत्रकारों को कहा गया है, 3 लोगों को लाया और हमें ये मौका मिला है। बात करते हैं इनसे, इनकी क्या समस्या है और क्या इनके पर्चे में निकलता है, क्या क्या समस्या। नहीं सर, ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ काफी टाइम से, तो ना तो वो लग रही, मेरी एज भी होती जा रही है, 33 एज है। एंड प्राइवेट में भी मैंने मार्च से कोर्स किया है, बट जयपुर में मुझे जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही, स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आपको क्या समस्या है? मेरे बच्चे देख नहीं पा रहे। आपके क्या समस्या? फैमिली प्रॉब्लम है, बड़ू माली मिलकर का कुछ सुझाव नहीं होता, घर में हमारी बहू हमारी इज्जत नहीं करती। आपकी आस्था है बहुत इनमें? हाँ आस्था है, दूसरी बार यहाँ आस्था का जो वो है वो गोरा, और ये 3 आ चुके हैं और अब ये मंच पे जाएंगे। लोगों की परेशानी सुनने के बाद न्यूज 18 संवाददाता उन्हें बागेश्वर सरकार के मंच पर लेकर पहुंचे। सही बात है, लेकिन इसे चमत्कार कहिए या फिर कुछ और, जो परेशानी हमारे संवाददाता के साथ भक्तों ने साझा की बाबा की पर्ची से वही समस्याएं निकली। जो भी पंडित जी ने बताया वो एकदम सही है, मेरी यही परेशानी थी और एकदम जो पंडित जी ने पर्चे पे लिखा है वही का वही मुझे प्रॉब्लम है। बनी बंटवारा का, संपत्ति के बंटवारा का कृपा हो जाएगी, निपट जाएगा, वह संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, बहू बात मानेगी, घुटना व शरीर पीड़ा ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जिसके बाद पंडाल भगवान हनुमान और पंडित शास्त्री के जयकारों से गूंज उठा। ये चमत्कार है या हनुमान जी बाबा बागेश्वर को आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से भीड़ में मौजूद 3 लोगों को न्यूज 18 संवाददाता मंच पर लेकर पहुंचे और उनकी समस्याओं की पर्ची वैसे ही निकली जैसी उन्होंने बताई थी, ये हैरान करने वाला था। राहुल कौशिक, न्यूज 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। अब आपको कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जोहारी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। दूर दूर से कार्यक्रम में लोग पहुंच रहे हैं और यहां कलाकारों ने कैसा समा बांध दिया, हम आपको दिखाते हैं। ये रंग भारत तिब्बत चीन सीमा के हैं। ये रंग देवभूमि की जोहरी संस्कृति के हैं। वो संस्कृति जो सदियों से भारत की आन बान शान की हिमालय के उत्तरी छोर पर गवाह रही है, जिसके रंग इन दिनों कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में हो रहे जोहार महोत्सव में दिखाई दे रहे हैं। और ये 15वां जोहार महोत्सव है। ये हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो बच्चे हमारे आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, गांव में लोगों का पलायन हो गया है, तो हम वो चीज को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि अपने मिट्टी से जुड़े, अपने गांव से जुड़े बच्चे। तो हम अपना खान पान, अपना जो रहन सहन, पहनावा, ये चीज हम यहाँ पे इसके जरिए सिखा रहे हैं।
पिछले 15 सालों से लगातार जारी इस जोहार महोत्सव की खासियत ये है कि इसमें इन जनजातियों से जुड़े हुए सभी वो लोग पहुंचते हैं जो देश विदेश में या तो नौकरी के लिए गए हैं या बड़े व्यापार करते हैं। एक तरह से ये महोत्सव हल्द्वानी में मिनी जोहार घाटी सा माहौल तैयार कर देता है। खास बात यह है कि इस महोत्सव से जोहार की युवा पीढ़ी भी बहुत कुछ सीख रही है। एक युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो आगे जो आने वाली पीढ़ी है इसको ज़रूर से फॉलो करें। हमारे जो पुश्तैनी और पुरखों ने हमें संस्कार दिए हैं और मेरे ख्याल से जोहार एक ऐसी घाटी है जहाँ के लोग इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने हार्डवर्किंग, इतने ज़्यादा मेहनती लोग हैं और उनके अंदर प्रेम बहुत है। क्योंकि आप अगर देखते हैं देवता जहाँ रहते हैं वहाँ देवभूमि के गुण आए जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे महोत्सव महज मनोरंजन का जरिया नहीं होते, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच होते हैं। पिछले 25 साल के सफर में उत्तराखंड ने जो भी प्रगति की है उसमें जोहार के जज्बे का बड़ा हिस्सा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पता